हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आपको आज फिर से इस पढ़ने पढ़ाने के सेशन में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं एक नया टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं ग्रामर का, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें किसी बहुत अच्छे एग्ज़ाम जब हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं आप, ऊंचे रैंक की, तो उसमें आपको इस टॉपिक से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह टॉपिक है वॉइस। क्या है? उस टॉपिक का नाम है दोस्तों वॉइस, जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्लियर? आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वॉइस होता क्या है दोस्तों। वॉइस का हिंदी होता है, आप जानते हैं वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। ठीक है ना। वॉइस की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वॉइस जब भी इसको दो डिवाइड करेंगे ना, तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है ना। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। यानी इसी वॉइस को हम दो ग्रुप में बांटते हैं, दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। जो पहला ग्रुप है उसका नाम है एक्टिव वॉइस और दूसरे ग्रुप का नाम है पैसिव वॉइस। क्लियर है बात? आइए आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात समझ में आया। वॉइस को कितने ग्रुप में बांटा जाता है? दो ग्रुप में। एक हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। इसी टॉपिक को इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बहुत सारे बुक में आप पढ़ेंगे तो डायरेक्टली लिखा मिलेगा आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कहीं कहीं आपको वॉइस मिलेगा, है ना। तो ये दोनों में से किसी भी नाम से आपको बुक में मिलेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से टाइटल बनाता है, एक्टिव पैसिव, किसी में वॉइस। ठीक है। तो ये मेन टॉपिक हमारा वॉइस है। वॉइस को ही दो ग्रुप में बांटते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? तो इसमें क्या होता है, जिसमें कर्ता को हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हम किसे कहेंगे? तो वह वॉइस जिस वॉइस में काम को करने वाला जो हो, डूअर ऑफ द एक्शन ना, काम करने वाला जो होगा, कर्ता जो होगा, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग, तो उसे हम कहते हैं क्या? एक्टिव वॉइस। और जब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए हम सेंटेंस के शुरुआत में बिगिनिंग में उस कर्ता को, उस सब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ रही है? मैंने क्या बोला कि एक्टिव वॉइस उस वॉइस को बोलते हैं जिसमें कर्ता को, यानी काम को करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। प्रायोरिटी ज़्यादा उसको दिया जाता है। और जब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसी कारण से, इसी वजह से उसे सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं। ठीक है। सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं सब्जेक्ट को। कौन सा वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में काम करने वाला को बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न समझकर हम लोग जो काम किया जाता है, काम जो कुछ भी किया गया, उस काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है ना। काम करने वाला से ज़्यादा, काम करने वाले से ज़्यादा जो काम किए गए, उस काम को महत्व दिया जाता है, किए गए काम को, वर्क डन। ठीक है ना। वर्क डन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उस वॉइस को हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पैसिव वॉइस बोलेंगे। और जब वर्क डन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे दोस्तों, तो यहाँ भी क्या होगा? वर्क को पहले लिखेंगे, यानी कि काम जो भी किया गया उस काम को पहले लिखेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हो गया?
एक्टिव वॉइस मीन्स डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट। बात समझ आ रही दोस्तों? एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट, यानी काम करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम लोग उसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं। अब डूअर कहें तो क्या डूअर मीन्स, डूअर का मतलब आप इसी को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसी को आप सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? डूअर का मतलब ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कर्ता। कर्ता बोले तो काम करने वाला। क्लियर है? अब पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि वर्क डन, is more important than the doer। ठीक है, यानी कि इसमें जो काम किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके अपेक्षा, काम को करने वाले की अपेक्षा। बात समझ आ रही है दोस्तों? मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉइस जिसमें काम करने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उससे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और इसी कारण से सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं डूअर को। ठीक है? और पैसिव वॉइस में वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर, काम करने वाला से ज़्यादा जो भी काम किया गया वह महत्वपूर्ण हो जाता। ठीक है ना? काम जो किया गया वो महत्वपूर्ण हो जाए ज़्यादा काम करने वाला से, तो उस वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं, इसी को समझने के लिए कुछ एक बातचीत शेयर करते हैं हम लोग। अब इसका सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का आप स्ट्रक्चर जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस में मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए उसे सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तब वर्ब, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और वर्क डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण इसे क्या करते हैं, इसे आप वो ऑब्जेक्ट के साथ लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर क्या, इसमें जो वर्ब होगा वो आपका पैसिव के लिए वर्ब जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, याद रहेगा। ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और यह सेंटेंस के शुरुआत में लिखा था। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट प्लस एच भी, वो भी कैसा एच भी, तो चेंज्ड, चेंज्ड एच भी, यानी कि बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है? इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी बाय रहेगा। अब बाय भी नहीं रहता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, सूटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? सूटेबल प्रीपोजिशन, सूटेबल प्रीपोजिशन। इसके बाद आप जब बात करें किसका, क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद सूटेबल प्रीपोजिशन, तब आपका आएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो यहाँ लास्ट में लिखा जाता है, इससे सब्जेक्ट न कहकर हम लोग क्या नाम देंगे, यह सब्जेक्ट न होकर यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है एजेंट, यानी एजेंट मीन्स सब्जेक्ट को ही हम एजेंट बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्या हो गया, सब्जेक्ट को ही एजेंट बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं बताने वाले हैं, आगे बताते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शुरुआत में लिख रहे थे, वर्ब बाद, उसके बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखे। क्लियर है? एक्टिव वॉइस में। बट यहाँ पैसिव में देखिए क्या हुआ कि वर्ब से पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट को लास्ट में ले गए। ठीक है? और जब सब्जेक्ट को लास्ट में ले गए तो उसको सब्जेक्ट न बोलकर हम लोग उसको क्या बोलेंगे,
एजेंट बोलेंगे। एजेंट मतलब जिसके द्वारा काम करवाया गया, ठीक है, जिसके द्वारा काम करवाया गया उसे हम एजेंट कहते हैं। जैसे आप सुनते हैं ना, सुनते होंगे आप लोग भी, बहुत सारा नाम सुने होंगे, LIC एजेंट होता है, बस एजेंट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, LIC का काम करते हैं, यानी कि LIC किसी और का है, उसका काम करवाने वाला जो व्यक्ति है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। बस किसी और का है, बस को चलाने के लिए जिसको दे दिया गया तुम लोग इसको चलाओ, उसका देख रेख करो, उसको बोलते हैं एजेंट, है ना। तो उसी तरह यानी कि जो काम को करवाया, जिसके द्वारा काम करवाया जाता है उसे हम एजेंट बोलते हैं, इसलिए पैसिव में इसको लास्ट में लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए दोस्तों, तो अभी आप लोग क्या सीखे हम लोग कि सेंटेंस के शुरुआत में जब सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले तो समझना है वो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सेंटेंस के अगर आखिरी में सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले और शुरुआत में वर्क डन यानी जो भी काम किया गया वो लिखा हुआ मिले तो वह पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि वर्क डन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है पैसिव वॉइस में। आइए इसी को अब पहचानने के लिए कुछ दो चार, एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको हिंदी में। लड़के ने अखबार बांटे। क्या हुआ, लड़के ने अखबार बांटे। ठीक है दोस्तों, पहला सेंटेंस लिया मैं, ये हमारा कौन सा वॉइस का है आप इसको सोचने की कोशिश करेंगे। और इसी का मैं दूसरा लिखता हूँ, क्या, एक लिखा अखबार बांटे गए। अखबार क्या हुआ, बांटे गए। अखबार बांटे गए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने लिखा और ये दोनों सेंटेंस को पहचानिए कि एक्टिव और पैसिव कौन है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस के शुरुआत में क्या हमारा दिया हुआ है, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है शुरुआत में। काम क्या हो रहा है इसमें, अखबार बांटने का काम किया जा रहा है। उस काम को किसने किया, तो लड़के ने किया। यानी कि जो काम किया उसको हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखे, क्यों, क्योंकि उसको हम ज़्यादा महत्व दिए, काम करने वाला को ज़्यादा महत्व दिए, इसलिए सेंटेंस को शुरुआत में लिखे। तो जब सेंटेंस का शुरुआत में लिखे इसका मतलब ये हमारा कौन सा वॉइस हो गया, इसका मतलब ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि यहां पे जो ये है ना, लड़का क्या हो गया हमारा, डूवर हो गया, और डूवर होने के कारण ये जो है हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है दूसरा सेंटेंस जो लिखा है मैं, उसमें लिखा है क्या, अखबार बांटे गए। यहाँ पे काम करने वाला जो व्यक्ति है ना उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको ज़्यादा महत्व देना जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे हमने किसको महत्व दिया, काम जो किया गया, किए गए काम को ज़्यादा महत्व दिया कि ये काम किया गया। क्या काम किया गया, अखबार बांटे गए। किसने बांटा मुझे नहीं पता, वो बताना नहीं आवश्यक है और न जानना आवश्यक है, लेकिन ये जानना जरूरी है काम हुआ या नहीं। तो हाँ, काम तो हुआ। क्या काम हुआ, अखबार बांटे गए। किसने क्या नहीं किया ये कोई ज़रूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो कभी लिखा हुआ भी मिलेगा और कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ मिलता है। यानी सेंटेंस के लास्ट में डूवर जो होता है सब्जेक्ट एजेंट, वो लिखा हुआ भी मिलेगा और किसी किसी में नहीं भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, क्योंकि उसका मैं आपको बताया अभी तक कि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा है वर्क डन। ये जो है सो क्या हुआ, वर्क डन है, यानी काम जो किया गया वो काम है। अखबार बांटने का काम हुआ, इसलिए वर्क डन पहले दिया हुआ है। इसी वजह से यह हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसकी वजह से क्या हो गया हमारा, पैसिव वॉइस हो गया ना। अब देखिए, ये तो एक छोटा सा हिंदी सेंटेंस थी। आइए हम आपके सामने कुछ 5-6 क्वेश्चन लिखता हूँ इंग्लिश की, अब उससे हम पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप अच्छे से इसको देखेंगे। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, सेंटेंसेज। आप उस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए, एक्टिव कौन पैसिव कौन, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी गहराई में आगे बढ़ेंगे।
राम इनवाइटेड सीमा। दूसरी सेंटेंस हमारा सीमा इनवाइटेड राम। सीमा इनवाइटेड राम। Ram was invited by Seema the thief was arrested Shekhar has been informed by Nina चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों। 6 नंबर सेवन नंबर चलिए अब इन सभी क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़िए दोस्तों, और इन सभी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप क्या करें, पहचानने की कोशिश कीजिए कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। जल्दी से कीजिए आप। चलिए हम सब मिलकर एक काम करते हैं ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटेंस के शुरुआत में जब सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में अगर लिखा हुआ मिले या कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं भी लिखा हुआ हो, मतलब कहीं पे सब्जेक्ट ना लिखा हुआ हो लास्ट में, तो भी उसे हम पैसिव कहते हैं, क्योंकि उसका शुरुआत में वर्क डन मिलना चाहिए। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या, राम इन्वाइटेड सीमा। इसमें काम क्या गया, इसमें काम जो हुआ है वो कौन सा काम हुआ है, क्या किया गया, तो इसमें इनवाइट करने का काम किया गया, इनवाइट किया गया है ना। किसने किसको इनवाइट किया, तो राम ने सीमा को इनवाइट किया। काम किसने किया, राम ने किया। क्या काम किया, इनवाइट करने का, निमंत्रण दिया है ना, आमंत्रित किया है किसको, सीमा को। यानी कि इसमें जो वर्क डन किया, मतलब जो काम करने वाला है, डूअर ऑफ द एक्शन है दोस्तों, वह है राम। कौन है, राम। चलिए तो यहाँ पे क्या देखें दोस्तों कि इसमें जो भी काम किया गया वो करने वाला को क्या किया, हम लोग ज़्यादा महत्व दिए। काम करने वाले को महत्व देते हुए हमने क्या किया, उसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखा। तो इसमें राम जो है सो काम किया सीमा को इनवाइट करने का, ठीक है, इसलिए सेंटेंस के शुरुआत में है। और जब इस सेंटेंस के शुरुआत में यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस के शुरुआत में हमारा क्या है, राम सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड वर्ब है और ऑब्जेक्ट सीमा है, ठीक है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यह क्या हुआ, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, क्लियर है। आगे देखिए, सीमा इन्वाइटेड राम। अब यहाँ पे सीमा इनवाइट कर रही है किसको, राम को। सीमा ने इनवाइट किया किसको, राम को, यानी कि यहाँ पे काम करने वाला हमारा सीमा हो गई। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गई, इन्वाइटेड वर्ब हो गया और राम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस आधार से, मतलब इस आधार पे यह भी हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप कहें देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, राम वाज इन्वाइटेड बाय सीमा। राम वाज इन्वाइटेड बाय सीमा, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, राम वाज था, इन्वाइटेड आमंत्रित किया गया था ना, बाई मतलब के द्वारा, किसका, सीमा। यानी कि राम को सीमा के द्वारा
इनवाइट किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि काम क्या किया गया, तो काम किया गया इनवाइट करने का। किसको? राम को इनवाइट किया गया। किसने किया? सीमा ने किया। यानी कि हमारा यहाँ पे जो राम है वह ऑब्जेक्ट हुआ, ये तो एच भी है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये बाय प्रीपोजिशन है, और सीमा जो हो गया हमारा एजेंट हो गया। एजेंट बोले तो सब्जेक्ट, जिसने काम को किया है। इसकी इंपॉर्टेंस कम करते हुए हमने सेंटेंस के लास्ट में इसको लिखा। क्लियर हो गई बात? तो हमारा ऑब्जेक्ट जब पहले हो जाए, हमारा यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पहले हो, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन, नेक्स्ट एजेंट, तो वह हमारा पैसिव वॉइस होता है दोस्तों। इसलिए क्योंकि जो काम किया गया, काम किए गए जो हैं उन्हें हम ज़्यादा महत्व देते हुए सेंटेंस के शुरुआत में लिखे कि भाई राम को आमंत्रित किया गया है। अब किसने किया? तो सीमा ने किया। ठीक है, इस आधार पे ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, यानी पीवी। पीवी फॉर पैसिव वॉइस। क्लियर हो गई बात? अगला देखिए, द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया। तो चोर को गिरफ्तार को अपने, चोर तो खुद से गिरफ्तार नहीं हो गया होगा ना, चोर को किसी ने तो गिरफ्तार किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चोर को किसी ने तो गिरफ्तार किया, लेकिन किसने गिरफ्तार किया वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लिखा है सिर्फ क्या? द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार हुआ या चोर को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, लेकिन किसने किया ये तो नहीं बताएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो काम किया गया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है सेंटेंस में, और किसने काम किया उसका इम्पॉर्टेंट न देते हुए मेंशन नहीं किया गया। मतलब हुआ ये कि जब वर्क डन, जो भी काम किया गया उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया। इसका मतलब ये हो गई कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एच भी हो गया, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर? अगला देखते हैं, शेखर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड बाय नीना। शेखर को इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया, किसके द्वारा? नीना के द्वारा। तो यहाँ भी जो काम किया गया है वह है शेखर को इन्फॉर्म करने का काम किया गया। ठीक है ना, सूचना देने का। तो ये शेखर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एच भी है, हैज़ बीन, ठीक है ना, और ये हमारा है एच भी जो है ना हैज़ बीन हो गया, और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी इधर ऑफ ये प्रीपोजिशन, ये हमारा सब्जेक्ट यानी एजेंट। क्लियर? इस आधार पे यह भी सेंटेंस जो है दोस्तों, यानी कि हमारा जो डूअर ऑफ द एक्शन है सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि इसका इंपॉर्टेंस कम हो गई। सेंटेंस के लास्ट में डूअर ऑफ द एक्शन है, और जो काम किया गया वो सेंटेंस के शुरुआत में है। मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि यह भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही है। कोई दिक्कत है? आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी क्लियरली। ठीक है ना, आप सब के सब इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं, शेखर इन्फॉर्म्ड नीना। शेखर ने नीना को इन्फॉर्म किया। तो इसमें काम किसने किया? शेखर ने किया। क्या काम किया? इन्फॉर्म करने का। किसको? नीना को। यानी कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो सेंटेंस के शुरुआत में लिखा हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस आधार पे सब्जेक्ट शुरुआत में लिखा हुआ है, मतलब कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमारा है, दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस। वे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो इसमें काम क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछा जा रहा है ना। किसने पूछा? दे, वे पूछे। किससे पूछे ये बताना जरूरी नहीं है। काम करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इसको सेंटेंस के शुरुआत में लिखा गया। अगर डूअर को सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं मतलब कि ये हमारा सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। ठीक, इस आधार पे हमारा ये वॉइस कैसा हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। चलिए आप इन सेंटेंस को ध्यान से अच्छे से समझेंगे दोस्तों।
चलिए, आशा करता हूँ आप सबको ये सेंटेंस यानी एक्टिव और पैसिव पहचानने आ गया होगा, है ना। हमने क्या सीखा कि जब सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद वर्ब हो, तो समझना है कि वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। और यदि सेंटेंस के शुरुआत में ऑब्जेक्ट दिया हो और सब्जेक्ट यानी काम करने वाला लास्ट में दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप इन सभी सेंटेंसेस समझ गए होंगे। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ तक की बात तो आप समझ गए। अभी तक हम लोगों ने सेंटेंस को सिर्फ पहचानना सीखा, एक्टिव और पैसिव। आइए अब आगे सीखते हैं दोस्तों। यदि आप एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में अगर चेंज करते हैं दोस्तों, हमें सेंटेंस में आगे ही पढ़ना पड़ेगा। एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव बनाना पड़े। तो जब ये करते हैं ना, एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग एक नाम देते हैं। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, वह हमारा है दोस्तों क्या, तो उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या नाम है उसका, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, बदलना, ठीक है ना। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांस का मतलब होता है, ये जो ट्रांस लिखा है इसका मतलब होता है चेंज यानी बदलना, और फॉर्मेशन मतलब फॉर्म, उसका रूप, ठीक है ना, यानी कि रूप बदलना, चेंज करना, परिवर्तन करना, ठीक है। ये हो गई बात। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग को समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, तो उसका मतलब समझिए। change in the structure but the meaning does not change। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ दोस्तों क्या, सामने लिखा हुआ है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि सेंटेंस जो लिखे हैं उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर देना, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए बट उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है वह वर्ड है स्ट्रक्चर। इस वर्ड को हम लोग क्या नाम दिए, स्ट्रक्चर। अभी जब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब होता है तो यही होता है क्या, स्ट्रक्चर में तीन ही चीज़ होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट, एक होते हैं वर्ब, एक होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि जब किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस को लिखने का मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सही तरीके से शब्दों को सजाना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब जब सही तरीके से सेंटेंस को लिखने के लिए शब्द को सजाया जाता है तो उसमें हमारा सबसे पहले यूज किया जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए,
अब जब इसकी बात करें तो सेंटेंस आप पढ़े होंगे, सेंटेंस का पहला टाइप्स, जब सेंटेंस को टाइप्स पढ़े होंगे ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप पढ़े होंगे दोस्तों वह होगा आपका कौन सा सेंटेंस, तो वह पहला सेंटेंस आप पढ़े होंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है पहला, असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस जब होते हैं तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यानी एक्टिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर इसका होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है हमारा दोस्तों असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का जब आप पढ़ेंगे ना, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो होता है सो शब्दों का समूह होता है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा शब्दों का समूह जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें पहला सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे टाइप्स सेंटेंस का, तो फर्स्ट सेंटेंस का टाइप होता है जिसका नाम है एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस को जब मैं लिखने लगा, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है उसका सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इसी को हम पैसिव वॉइस में बदल लें तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, क्या होगा, तो यही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इसका मैं यहाँ पे सामने आपका लिखा है पैसिव वॉइस, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद चेंज्ड HV हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सुटेबल प्रीपोजिशन, एक नया वर्ड आपको यहाँ पे लिखा हूँ मैं, क्या, सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद एजेंट। अब देखेंगे बात को समझते हैं दोस्तों, सुटेबल प्रीपोजिशन जब बोले तो चलिए आप एक सेकेंड आप इस पूरे बात को एक बार ध्यान से देखेंगे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं दोस्तों, इस ताकि मैं कुछ चीज़ों को इरेज कर सकूं, मिटा सकूं ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया आप ध्यान से उसे सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें दोस्तों, और हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर ही बैठें ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें, लिख सकें ना। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड यूज किया गया आपके लिए, वह वर्ड क्या है, सुटेबल प्रीपोजिशन। कौन सा शब्द है, सुटेबल प्रीपोजिशन। अभी जब सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो सुटेबल प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है, आइए इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सुटेबल प्रीपोजिशन में पहला हो सकता है प्रीपोजिशन जो होगा, अब आते हैं फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा बाई। अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो बाई का प्रयोग करते हैं हम लोग नेम ऑफ लिविंग थिंग। बाई का प्रयोग किया जाता है फॉर नेम ऑफ अ पर्सन और लिविंग थिंग कहें या लिविंग नाउन कहें, जिंदा वस्तु या जिंदा, ठीक है ना, लिविंग नाउन। बात समझ में आ रही है। बाई का प्रीपोजिशन बाय यूज किया जाता है, आप पढ़े ना, अ मैंगो हैज बीन इटेन बाय राम, या राम इट्स अ मैंगो इज इटेन बाय राम। तो वहाँ पे प्रीपोजिशन बाय जो लगाया वो क्यों लगाए, क्योंकि जो हमारा राम है वह एक सजीव वस्तु है, सजीव है ना, जीव है, कोई प्राणी है, एक आदमी है, सजीव है, इसलिए हम वहाँ पे बाय लगाते हैं। तो यानी कोई भी जब सजीव सजीव हो, जिंदा हो, कोई भी व्यक्ति वस्तु या कोई और भी कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो जिंदा हो, तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरा है कभी कभी बाय के जगह पे हम लोग एक और दूसरी प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं, और वह है विथ। का यूज कर लेते हैं हम लोग, विथ प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। विथ किसके साथ यूज किया जाता है, तो विथ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं ना, और इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। विथ का प्रयोग कभी कभी आपको पैसिव वॉइस में विथ प्रीपोजिशन भी लगा देते हैं बाई के जगह पे। वो कब लगाते हैं? जब उसमें कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाता हो, जब कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाता हो। तो जैसे कि मेरे लिए मार्कर, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है। आपके घर में प्लास हो गए, पेचकस हो गए, है ना, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं आपके घर में। तो जब इस तरह की बात को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया जाना हो, तो वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगला प्रीपोजिशन कब, अब विथ के जगह पे भी कोई एक और प्रीपोजिशन दूसरा यूज किया जाता है, वह प्रीपोजिशन है दोस्तों इन। कौन सा प्रीपोजिशन? इन। यानी कि विथ के जगह पे एक और प्रीपोजिशन या यूज किया जा सकता है जिसका नाम है इन, और ये इन यूज किया जाता है किस लिए? तो किसी भी तरह का नेम ऑफ मीडियम। क्यों? तो नेम ऑफ मीडियम की बात करना हो। नेम ऑफ मीडियम बोले तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में रखा गया हो या समा गया हो, ठीक है ना। कोई वस्तु दूसरे वस्तु में रखा गया हो या समा गया हो, तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे आप मोबाइल अपने पैकेट में रखते हैं, तो मोबाइल आपके पैकेट के अंदर रखा गया, पैसा पैकेट में रखते हैं, बैग में रखते हैं ना। तो यह ऐसे जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के अंदर रखा जाने की बात करें, तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, एक और प्रीपोजिशन है दूसरा जो इनके जगह पे यूज किया जा सकता है इनके बदले में, वह है एट। एट, ठीक है। और एट जो है सो इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया। पर्सन या लिविंग नाउन, लिविंग थिंग कर सकते हैं। सजीव के लिए हम बाई का यूज कर रहे हैं। कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी मीडियम की बात करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बट इन सब को छोड़कर बाकी कुछ और दूसरा हो तो उसके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो बाकी कुछ दूसरा हो ना, तो वहाँ पे हम कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे जो प्रीपोजिशन है एट। यानी हम इसको लिख सकते हैं नेम ऑफ समथिंग। अभी फिलहाल मैं आपको क्या लिख रहा हूँ? नेम ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के नाम के पहले आप एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। चलिए, एक और प्रीपोजिशन है हमारा जो यूज किया जाता है, वह है टू। कौन सा प्रीपोजिशन है दोस्तों? वह हमारा हुआ टू प्रीपोजिशन, ठीक है ना। और टू लगता है किसके साथ? तो टू का यूज, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है ना, सो कुछ खास वर्ब के साथ किया जाता है। कुछ खास वर्ब के साथ किया जाता है, और वह कुछ वर्ब क्या है? पहला है नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, ठीक है, डॉट एटसेट्रा, है ना। तो इस तरह से ये सब कुछ नाउन है, सॉरी कुछ वर्ब हैं, कुछ खास वर्ब होते हैं, खास टाइप के वर्ब जिनके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ी बात। आइए फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको। सुटेबल प्रीपोजिशन की जब मैंने बात किया तो सुटेबल प्रीपोजिशन में आपको 5 प्रीपोजिशन में बता रहा हूँ। पहला है बाई। बाई का प्रयोग किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या लिविंग थिंग के साथ। कोई पर्सन हो, कोई जीव हो, उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रीपोजिशन आता है विथ। वो विथ का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो तो प्रीपोजिशन विथ यूज करेंगे। इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल्स का यूज किया जाना है, प्रयोग किया जाना है, या फिर उसके बारे में चर्चा किया जाना है तब, ठीक। दूसरी प्रीपोजिशन एक और आता है इन। इन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई मीडियम की बात करना हो, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु में रखा गया, ठीक है ना, तब हम वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और एट हो गया जब इन सब के अलावा कोई और दूसरा कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ की बात करना हो तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने आपको फिलहाल लिखा है क्या? नेम ऑफ समथिंग। कोई दूसरे वस्तु के बारे में जब लिखना बताना हो तो हम वहाँ पे एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। और एक और लास्ट प्रीपोजिशन हमारा है दोस्तों, वह है टू। टू का प्रयोग हम कुछ खास टाइप के वर्ब के साथ करते हैं, जिनमें से कुछ वर्ब मैंने आपके सामने लिखा है, नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइन, इन सभी एटसेट्रा। ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आप टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप एक बार इन सभी को अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
चलिए बात समझ में आ गई। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, वॉइस के टाइप्स को सीखा। वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स, जिसमें पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड पैसिव वॉइस में वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर, ये समझे। इसके बाद उसके कुछ स्ट्रक्चर को देखे, उसमें कुछ प्रीपोजिशन, जो खास टाइप के प्रीपोजिशन यूज होते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन के तौर पे, वो हम लोगों ने देखा 5 प्रीपोजिशन, बाय, विथ, इन, एट और टू, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या समझे, एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचानने के कुछ तरीके सीखे। पहचानने के लिए कुछ सेंटेंस को हम लोगों ने एक्सरसाइज के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे करके देखे सेंटेंस पहचानने के लिए, ठीक है। फिर इसके आगे अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे, वो सब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब फिर आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं आपको नए पार्ट में, नए तरीके की चीज़ों को लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपकी कमेंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।